हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मीन्स आंसर राइटिंग सीरीज़ के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 15 में GS2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा विजय बैच मीन्स इनिशिएटिव है, यहाँ पर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि 45 डेज़ के लिए आप हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करिए, 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर दें। ठीक है, और आपका जो HPS मेंस है उसमें आपका रैंक सिक्योर हो जाए। तो आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी हमारे इनिशिएटिव का पार्ट बन चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ 2 GS2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हैं 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, जो कि हमारा HPS मेंस का पैटर्न रहता है। और ये जो पूरा हमारा आज का लेक्चर रहेगा, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ आंसर राइटिंग। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने बताया था कि कौन से 3 स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए वाइल राइटिंग योर आंसर्स। अगर आप में से कभी किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है, जहाँ पर हमने क्लियरली बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन को स्टडी करते टाइम, अटेम्प्ट करते टाइम कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है या फिर कौन से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, major political parties and their support base and the performance in the assembly and the parliamentary elections in हिमाचल प्रदेश, जो कि यूनिट 3 है, सब यूनिट 3 है यूनिट 1 में, और हिमाचल प्रदेश पॉलिटी को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी हिमाचल प्रदेश मीन्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द बर्थ ऑफ 2 पार्टी सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पहला स्टेप क्या करना है, आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कीवर्ड क्या है, एग्जामिन। एग्जामिन मतलब आपको डीप में प्रोब करना है। क्या प्रोब करना है, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अगेन यहाँ पर एक कीवर्ड है। देन 2 पार्टी सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा कि हिमाचल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो 2 ही पार्टीज के बीच में मेजरली इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो आपको बताना है कि 2 पार्टी सिस्टम जो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आपको एग्जामिन करने हैं। ठीक है, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करें, आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि ज्योग्राफिकली जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर ट्राइबल एरिया, ठीक है, एंड लोअर नॉन ट्राइबल एरिया। जो अपर ट्राइबल एरिया है वहाँ पर एक्सटेंसिव हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, और जो लोअर ट्राइबल एरिया है वहाँ पर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। ठीक है, उसके साथ साथ जो अपर एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स का, लेकिन लोअर जो एरियाज हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे जो ग्रजेस हैं, हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के बाद हमें 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। जो अपर एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी हमें फेडरलिज्म के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कांग्रेस को फेवर किया जाता है, और जो लोअर एरियाज हैं जो कि बेसिकली पंजाब हिल्स का पार्ट है, वहाँ पर हमें बीजेपी की फेवरिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये 2 कारण थे, एक तो ज्योग्राफिकल और एक ट्राइबल नॉन ट्राइबल फेडरलिज्म वाला पार्ट, जिसकी वजह से हमें 2 पार्टी सिस्टम को सपोर्ट होता हुआ दिखता है हिमाचल प्रदेश में। पहला, अपर एरिया में कांग्रेस एंड लोअर एरिया में बीजेपी। ठीक है, और जब भी इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में फ्रॉम 1971 ऑनवर्ड्स, हमेशा हमें इन्हीं 2 पार्टी के बीच में मेजर कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉपिक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है पेपर 5 में। आपको बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन दी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको वुमेन का रोल बताना है इन दी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डिस्कस करना है, अपने व्यूज़ देने हैं। 60 वर्ड में 4 मार्क्स में आपको बहुत सारे व्यूज़ नहीं देने, आपको लिमिटेड लेकिन हर एक एस्पेक्ट को कवर करके व्यूज़ देने हैं। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2018 में हिमाचल में पूछा गया था। अब देखिए, जब भी हम रोल ऑफ वुमेन की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो हम हमेशा उनको MP या MLA के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन हम उनको एज अ पार्टी कैंडिडेट या फिर अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द रैली ऑफ द पॉलिटिशियंस या फिर अ वोटर, उस कैटेगरी में नहीं तोलते हैं। तो हिमाचल में जब आप वुमेन का रोल बताएंगे इन पॉलिटिक्स, तो आपको वुमेन एज अ MLA भी सोचनी है, आपको वुमेन एज अ पार्टी कैंडिडेट भी सोचनी है, आपको वुमेन इस तरीके से भी सोचनी है कि वो जो गवर्नमेंट या पार्टीज की रैलीज में पार्टिसिपेट करती है, और आपको वुमेन एज अ वोटर भी प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर आप 4-5 लाइन जो 40 वर्डों के लिए लिखेंगे, वहाँ पर हर एक इन एस्पेक्ट्स को कवर करिएगा। देखिए, हम क्या बोलेंगे सबसे पहली बात तो, कि अगर हम वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें
तो जब से हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश बना है तब से हिमाचल प्रदेश में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, ये वोटिंग पैटर्न में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है कि जो नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन दी वोटिंग वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अभी भी पार्लियामेंट में जो हमारी 4 सीटें हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर हायर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में हमें वुमेन की प्रेजेंस काफ़ी नेगलीफाई देखने को मिलती है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आने के बाद नो डाउट काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जो पंचायती सरपंच हैं उनमें वुमेन की परसेंटेज बढ़ी है। और कुछ वुमेन पॉलिटिशियन के नाम आपको मेंशन करनी चाहिए, जहां पर जैसे विद्या स्टोक्स, विप्लव ठाकुर, चंद्रेश कुमारी। विद्या स्टोक्स 7 बार इलेक्शन जीती हैं, ठीक है। तो ये नाम मेंशन करने से आपके जो आंसर है उसमें वेटेज हो जाएगी और ये आपका फॉर्डर मटीरियल, एक तरह का धनिया है जो आप अपने आंसर पर छिड़क रहे हो अपने आंसर को और ब्यूटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। Again, it is from the topic reorganization and politics of statehood, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके लिए आपके पास मटेरियल कम रहेगा। क्वेश्चन ये कि डिस्कस द रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1968 एंड 1971 इन गेटिंग द स्टेटहुड। देखिए, हिमाचल प्रदेश को 1971 में भारत का 18वां राज्य घोषित किया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि उससे 3 साल पहले 1968 के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी हिमाचल प्रदेश की, उसका क्या रोल रहा इन गेटिंग द स्टेटहुड फॉर द हिमाचल प्रदेश। अभी क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन HPS मीन्स 2018 में पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश इंडिपेंडेंस के बाद अप्रैल 15, 1948 को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कुछ इसमें 30 जो अर्स्टाइल प्रिंसली स्टेट हैं, शिमला स्टेट्स, उनको कंक्लूड करके हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है। बाद में इसमें बिलासपुर वगैरह भी ऐड होते हैं और पार्ट C स्टेट की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद इसी बाद में 1956 स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। और 1963 में जो रीजनल टेरिटोरियल काउंसिल है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फाइनली जनवरी 25, 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया जाता है। लेकिन इस स्टेटहुड के मिलने में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। देखिए, जनवरी 24, 1968 1968 हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का रेजोल्यूशन पास करती है कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेटस मिलना चाहिए स्टेट का, ठीक है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मीटिंग करती है विद द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंड इंडियन गवर्नमेंट। वो पर्सनल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करती है विद द सेंट्रल लीडर और उनको बताती है कि देखो हमें एक स्टेटहुड का दर्जा दीजिए। इसके साथ साथ जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोकल जो लोग हैं उनके साथ भी एक अच्छा रेपो क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि वो इस डिमांड को एक पॉपुलर ओपिनियन दे पाएं, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर पाएं जहां पर लोग ये बोलें कि हाँ हमें स्टेटहुड चाहिए। इसलिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन वन हैंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अदर हैंड। और इन्हीं के एफर्ट की वजह से फाइनली हमें 25 जनवरी 1971 को 18th स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। तो ये आप इसमें मटेरियल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा 8 नंबर वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डिस्कस वर्ड को जस्टिफाई कर दिया, आपने रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जस्टिफाई कर दिया, और इसके साथ साथ आप पीरियड 1968 से लेकर 1971 का ही मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी आपने इंश्योर कर लिया, ठीक है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज फ्रॉम द टॉपिक Parliament and state legislatures, structure, organization and functioning of the union and state executive and the judiciary, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पर आपसे सब यूनिट 3 से 20 मार्कर क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो वहाँ पर सब यूनिट 3 से, यूनिट 1 की सब यूनिट 3 से 20 मार्कर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो बहुत कम चांसेस है कि वो आगे भी पूछा जाए। तो इसलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके चांसेस इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा है, ताकि हमारा टॉपिक कवर हो जाए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से भी रिलेट करता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट पेगासस सर्विलेंस स्कैंडल एंड इट्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल वे फॉरवर्ड। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल के बारे में, एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स क्रिएट हुए हैं रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो आपसे पूछा गया कि क्या कंसर्न्स हैं, आपको डिटेल में बताना है, स्पेशली फॉर इंडिया, ठीक है। तो आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। डिस्कस एक कीवर्ड है, ठीक है। पेगासस सर्विलेंस स्कैंडल एक कीवर्ड है, आपको बताना पड़ेगा स्कैंडल है क्या। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एक कीवर्ड है, एंड वे फॉरवर्ड ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसको अब माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, माइक्रो क्वेश्चंस में डिवाइड कर लीजिए। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि व्हाट इज पेगासस सर्विलेंस स्कैंडल। दूसरी बात, व्हाट आर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स फ्रॉम द पेगासस सर्विलेंस स्कैंडल।
तीसरी बात आपको बतानी है कि वे फॉरवर्ड क्या होंगे इस स्कैंडल से बचने के लिए। तो 3 माइक्रो क्वेश्चन है इस पूरे बड़े क्वेश्चन में, और आपको अगर इन तीनों को एड्रेस आपने कर दिया तो आपका ओवरऑल आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हल्का सा बताइए कि जो पेगासस स्कैंडल है ये एक बहुत ग्रेव कंसर्न का मैटर है फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्वेलेंस करते हैं और उसके लिए आप अकाउंटेबल भी नहीं है तो वो बहुत ही मॉरली करप्ट हो जाएगा, डिसफिगरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि बेसिकली पेगासस कंट्रोवर्सी है क्या। देखिए, पेगासस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट आई थी फ्रॉम दी ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट अराउंड दी वर्ल्ड, जिन्होंने बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये एक्सटेंसिव सर्वेलेंस कर रही है कुछ पर्टिकुलर लोगों का। ठीक है, इट इज़ अ जीरो क्लिक अटैक। एक आपके मोबाइल पर कोई सॉफ्टवेयर आता है या फिर हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी आती है जिससे एक्सप्लॉइट करके आपके डिवाइस में एंट्री मिल जाती है, और ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस ये इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट किया था टू इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्यों लिया था? बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म। लेकिन इसका इलीगली यूज हुआ है टू हैक इनटू द पीपल्स लाइफ एंड ऑब्टेन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आउटसाइड है बाउंड्री ऑफ लॉ के। तो यहाँ पर जिन लोगों को टारगेट किया गया है उनमें कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ जुडिशरी के मेंबर भी हैं, कुछ अपोजिशन पार्टी के मेंबर भी हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये एलिगेशन लगी है कि कुछ वुमेन्स के जो फ़ोन नंबर हैं वो भी ट्रैप किए गए थे, खासकर उनके जिन्होंने एक केस दायर किया था अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ जस्टिस अबाउट द सेक्सुअल कंप्लेंट। ठीक है, तो ये सर्वेलेंस एक ग्रेव कंसर्न का मैटर है। आपने पहला पार्ट माइक्रो पार्ट यहाँ पर एड्रेस कर दिया है कि पेगासस कंट्रोवर्सी है क्या। अब आप आएंगे सेकंड माइक्रो पार्ट पे कि इश्यूज क्या हैं इस रिलेटेड टू पेगासस स्कैंडल। तो पहला इशू तो है प्राइवेसी थ्रेट। ठीक है, हमारे देश में एक आदमी को फंडामेंटल राइट दिया गया है लिबर्टी का, प्राइवेसी का, स्पीच का, एक्सप्रेशन का। तो अगर आप उसकी लाइफ में हैक कर रहे हो, आपकी लाइफ में उसकी लाइफ में जा रहे हो और उसकी प्राइवेट चीज़ों को देख रहे हो, प्राइवेट कन्वर्सेशन को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्राइवेसी को थ्रेट पहुंचा रहे हो। इसके साथ साथ अगर एक आदमी को लगता है कि मेरे टुवर्ड्स सर्वेलेंस हो सकती है, ठीक है, कोई मेरी चीज़ों को नोट कर सकता है, तो वहाँ पर वो फिर फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसकी जो एबिलिटी है फ्रीली डिसीजन लेने की वो हैम्पर हो जाएगी। इसके साथ साथ उसकी जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, स्पीकिंग है, वो आप सब उसको अफेक्ट कर रहे हो। देन नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है कहाँ का है? इजराइल का। एक इजरायली सॉफ्टवेयर जो कि इंडिया में आके लोगों की चीज़ों को चेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, अगर मान लो हमने इसको इसलिए भी लिया था कि हम टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म को टैकल कर पाएंगे, लेकिन इशू क्या है कि हम अपने लोगों की जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो फॉरेन में दे रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो कि हमें एक ग्लोबल एग्रीमेंट बनाना चाहिए, जैसे इसमें इजराइल है, यूके है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी सेलिंग का पार्ट है, तो हमें इनके साथ एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि देखो हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जाएं, हमारा डाटा एकदम सेफ रहे। फिर कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए, अब जब पेगासस एलिगेशन आई हैं, ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है लोगों के बीच में, लोगों और गवर्नमेंट के ट्रस्ट के बीच में। तो कोर्ट को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, पूरा एक प्रोसेस फॉलो हो जहाँ पर देखा जाए कि एक्चुअल में है क्या। देन सर्वेलेंस के रिफॉर्म्स हमें चाहिए। ठीक है, हम एक आईटी एक्ट जो है हमारा, जिसमें अभी तक हमने कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करी है जो कि सर्वेलेंस को टैकल कर पाए, हमें उसमें एक नेसेसरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमें डेवलप करना चाहिए फॉर सर्वेलेंस्ड पर्सन, ताकि जिन लोगों का डाटा लीक हुआ है, जिनके खिलाफ सर्वेलेंस हो रही है, वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो कर पाएँ कि हमें क्या रेमेडी मिलनी चाहिए। देन चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए, जहां भी आप एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे पावर का, वहां पर डिस्क्रिशन आ जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर या फिर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ के नाम पर अनरेगुलेटेड पावर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी एब्यूजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के जो डिस्क्रिशनरी पावर है उनको भी चेक एंड बैलेंसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ लोगों की जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की या फिर प्राइवेसी की, उसको हम इंश्योर कर पाएँ। देखिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक आंसर है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन है, तो अपने जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो बहुत ध्यान से रखिएगा। गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, डिप्लोमेटिक रहना है, ठीक है, और ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना है। ऐसे एक डिप्लोमेटिक आंसर की वेटेज ज़्यादा होती है हमेशा। आप बिना बायस्ड के, बिना अगर एक नेगेटिव थॉट के आंसर लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये नया लेक्चर था जहाँ पर हमने 4 और क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि यू फाउंड दिस लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।